Hello everyone, myself Jagmohan Verma. I am studying in BSc Nursing second year from Braj Nursing and Paramedical Education Center. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपेंडिसाइटिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके बारे में बताऊंगा कि अपेंडिसाइटिस है क्या, इसमें क्या क्या कॉज है इसके और ये क्यों होता है। तो अपेंडिसाइटिस बताने से पहले मैं आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स है, इसका ऑफिशियल नेम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये कहाँ लोकेलाइज होती है? ये लोकेलाइज होती है लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट के बीच में जो जंक्शन बनता है वहाँ ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसकी लेंथ 9 to 20 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम बात करते हैं अपेंडिसाइटिस। ये अपेंडिसाइटिस है क्या? अपेंडिसाइटिस इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडी मतलब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जिस किसी वर्ड के पीछे आइटिस लग जाए तो समझ लिए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो क्या हो रहा है यहाँ? इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है। और क्यों हो रहा है, इसके क्या कॉज हैं, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। इटियोलॉजी मतलब कॉज और रिस्पेक्टर, इसके दोनों इसके अंदर आते हैं। पहला कॉज क्या है, जो मेन कॉज है इसका, वो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमेन बाय फीकल मटेरियल। क्या होता है इसमें? अपेंडिक्स के ल्यूमन में फीकल मटेरियल आकर फीटल मटेरियल एंटर होता है और उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, उसमें रुकावट पैदा कर देता है फीकल मटेरियल। तो इससे क्या होता है कि जो फीकल मटेरियल रुकावट कर देगा उसमें, तो उसमें जो म्यूकस सीक्रेट होता है तो वो बाहर नहीं जा पाएगा। और जब वो बाहर नहीं जा पाएगा तो म्यूकस उसके ल्यूमन में ही एक्यूमुलेशन होने लगेगा। जब म्यूकस एक्यूमुलेशन होने लगेगा अपेंडिक्स में तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन डेवलप करेगा। तो फिर उस कंडीशन को कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, फॉरेन बॉडी एंटर इन द अपेंडिक्स ऑफ ल्यूमन। अपेंडिक्स के ल्यूमन में कोई फॉरेन बॉडी एंटर करेगी तो वहाँ पर क्या होगा, वो इन्फ्लामेशन करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो वहाँ होगा इन्फ्लामेशन डेवलप। और फिर तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, ट्यूमर फॉर्मेशन। ट्यूमर फॉर्मेशन क्या है? अपेंडिक्स के अंदर ये ल्यूमन में कोई भी ट्यूमर फॉर्मेशन, कोई भी ट्यूमर या गांठ बन जाती है तो क्या होती है, वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है और म्यूकस सीक्रेट नहीं होने देती। उसके बाद अगर म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा, जो मैंने पहले बताया था, तो वहाँ एक्यूमुलेट होगा और एक्यूमुलेट होगा तो वहाँ पस फॉर्मेशन होगा और पस फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ इन्फ्लामेशन होगा और फिर इन्फ्लामेशन होगा तो फिर उस कंडीशन को कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम, इंक्रीज इंटरनल थिकनेस ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। हमारे अपेंडिक्स में लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या होता है उसमें किसी इंक्रीज इंटरनल थिकनेस, अपेंडिक्स के ल्यूमन में कोई भी इंटरनली थिकनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, किसके कारण बढ़ेगी? वो ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। किसी भी कारणवश लिम्फेटिक टिश्यू में एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए तो उसकी इंटरनल थिकनेस बढ़ जाएगी। अगर इंटरनल थिकनेस बढ़ेगी तो वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा, उसकी वॉल कंप्रेस होगी और म्यूकस आगे नहीं जा पाएगा। और म्यूकस आगे नहीं जा पाएगा तो उसमें क्या होगा, वहाँ एक्यूमुलेशन होगा म्यूकस का, और म्यूकस एक्यूमुलेशन होगा तो वहाँ पस फॉर्मेशन होगा, पस फॉर्मेशन होगा तो वहाँ इन्फ्लामेशन डेवलप होगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ द कोलोन। हम सभी जानते हैं कि अपेंडिक्स एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अगर उसमें इन्फ्लामेशन होगा या उसमें फाइब्रोसिस डेवलप होगी तो वहाँ क्या होगा, अपेंडिक्स में भी इन्फ्लामेशन होगा। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड बैक्टीरिया। अगर अपेंडिक्स में कोई भी एक्यूमुलेशन हो रहा है म्यूकस का या उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या होगा, वो अपना पस फॉर्मेशन करेंगे। म्यूकस लंबे समय लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसमें इकट्ठा रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, उसमें इन्फ्लामेशन डेवलप होगा। अब ये तो हो गए इसके अपेंडिक्स के कॉज। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइन एंड सिम्टम कि अपेंडिक्स होने के बाद पेशेंट्स में क्या साइन और सिम्टम दिखाई पड़ते हैं जिससे हम
एब्जॉर्ब करवाएं तो पेशेंट को अपेंडिक्स है। सबसे पहले होता है पेन। पेशेंट को सीवियर पेन होगा। पेन और किस कहाँ होगा? पेन होगा राइट लोअर एब्डोमिनल पेन, राइट साइड लोअर एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को। और पेन का मेन पॉइंट कहाँ होगा? उस मेन पॉइंट को कहते हैं एमसी बर्नी पॉइंट। एमसी बर्नी पॉइंट। और एमसी बर्नी पॉइंट कहाँ होता है? एमसी बर्नी पॉइंट होता है बिटवीन 2/3 अम्लाइकस एंड 1/3 राइट एंटीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ एमसी बर्नी पॉइंट होता है। इस जगह पेशेंट को सीवियर पेन होगा। और पेन की कंडीशन कैसे होगी? कंटिन्यूअस एंड परसिस्टिंग पेन। इस पेन को हम ये भी कह सकते हैं, स्टडी पेन भी कहते हैं इसे हम। तो इससे हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि अगर उसके राइट साइड लोअर एब्डोमेन पेन है और एमसी बर्नी पॉइंट पे पेन है तो पेशेंट का साइन आता है कि यहाँ से अपेंडिक्स होने के चांसेस हैं। दूसरा आता है डम्पी साइन। अब ये डम्पी साइन क्या होता है? डम्पी साइन होता है कि पेशेंट की पेन की इंटेंसिटी जब बढ़ती है, जब ड्यूरिंग कपिंग, इंक्रीज पेन इंटेंसिटी ड्यूरिंग कपिंग। पेन की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी जब वो पेशेंट कपिंग करेगा। इसको कहते हैं डम्पी साइन। अब आता है मर्फी ट्रेट। ये मर्फी ट्रेट क्या होता है? ट्रेट का मतलब समझे आप? ट्रेट का मतलब होता है इसमें 3 साइन प्रेजेंट होंगे। इसको कहते हैं मर्फी ट्रेट। इसमें कौन कौन से 3 साइन प्रेजेंट होंगे? सबसे फर्स्ट नंबर की बात करते हैं हम। सबसे पहले होगा नोजिया एंड वोमिटिंग। सेकेंड क्या होता है? जो मेन साइन होता है इन्फ्लेमेशन का, क्या होता है? फीवर। अब इसका थर्ड में आता है इसका राइट साइड लोअर एब्डोमिनल पेन। ये 3 साइन इस मर्फी ट्रेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की, रॉक्सिंग साइन। ये क्या होता है? रॉक्सिंग साइन ये होता है कि कोई फिजिशियन या फिजिकल एग्जामिनेटर कि पेशेंट को लेफ्ट साइड पाल्पेट करता है। लेफ्ट साइड पाल्पेट। जब फिजिशियन या फिजिकल एग्जामिनेटर लेफ्ट साइड पाल्पेट करेगा तो पेशेंट क्या कहता है कि मेरे राइट साइड लोअर साइड पेन बताएगा वो। पेशेंट से राइट लोअर साइड पेन, इसको कहते हैं हम रॉक्सिंग साइन। अब हम बात करते हैं फिफ्थ साइन, ब्लूमबर्ग साइन। ब्लूमबर्ग साइन क्या होता है कि कोई भी फिजिकल एग्जामिनेटर या डॉक्टर पेशेंट के एब्डोमेन को कंप्रेस करेगा तो उसकी जो पेन और टेंडरनेस है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी। और उसको कंप्रेस करने पर जैसे ही रिलीज करेगा तो उसकी पेन और टेंडरनेस की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसको कहते हैं ब्लूमबर्ग साइन। ब्लूमबर्ग साइन के बाद 6 पॉइंट से हमारा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया के मतलब आप सब जानते हैं लैक ऑफ एपेटाइट, उसे भूख कम लगेगी। और फिर 7वां पॉइंट आता है डिस्टर्ब वोवल साउंड। उसकी जो भी वोवल साउंड है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी क्योंकि उसमें जो हमारा अपेंडिक्स है वो एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जो कि अगर उसमें इन्फ्लेमेशन होगा तो उसकी वोवल साउंड डिस्टर्बेंस हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की कि ये कैसे होता है। सबसे जो मोस्ट कॉमन इसका कॉज है इसका फीकल एंटर इन द ल्यूमेन ऑफ अपेंडिक्स। जो भी फीकल मटेरियल होता है वो अपेंडिक्स के ल्यूमेन में एंटर होता है। अब अपेंडिक्स के ल्यूमेन में एंटर होगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा वो। तो क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिक्स बाय फीकल मटेरियल। जो फीकल मटेरियल होता है वो अपेंडिक्स के ल्यूमेन में ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, यानी उसमें रुकावट पैदा कर देता है। अब जब अपेंडिक्स के ल्यूमेन में रुकावट होगी तो क्या होगा आगे देखो।
डिक्रीज फ्लो एंड ड्रेनेज ऑफ म्यूकोसिल सीक्रेशन। तो अपेंडिक्स में जो म्यूकस होता है, जो सीक्रेट होता रहता है, जो सीक्रेशन ड्रेनेज होता है उसका, उसके फ्लो में क्या होगा, उसका फ्लो हो जाएगा डिक्रीज, वो अपने प्रॉपर फ्लो में निकल नहीं पाएगा। अब जब प्रॉपर फ्लो में नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, म्यूकस स्टार्ट टू एक्यूमुलेशन इन द अपेंडिक्स। जो म्यूकस है वो अपेंडिक्स के ल्यूमेन के अंदर ही एक्यूमुलेट होने लगेगा, यानी उसमें इकट्ठा होने लगेगा। अब जब लंबे समय से म्यूकस उसमें इकट्ठा होने लगेगा तो क्या होता है, अपेंडिक्स स्वेलो एंड इनलार्ज। अपेंडिक्स में सूजन आती है और वो अपने साइज से बड़ी हो जाती है। और जब उसमें स्वेलिंग आएगी और अपने साइज से बड़ी हो जाएगी तो क्या होता है, उसमें इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, जिसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे। अब तक हमने बात की थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मिलता है जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका पेरिटोनाइटिस। अब इसमें पेरिटोनाइटिस क्यों हो रहा है, अब पेरिटोनाइटिस इसलिए हो रहा है, पहले हो रहा है अपेंडिसाइटिस, तब तो हमने देख लिया था। अपेंडिसाइटिस तो क्या होता है कि अपेंडिक्स वॉल कंप्रेस, जो अपेंडिक्स की वॉल है वो कंप्रेस होगी। क्यों हो रही है वो कंप्रेस, क्योंकि उसमें म्यूकस एक्यूमुलेशन हो रहा है। जब म्यूकस इकट्ठा होता जा रहा है, निकलने का रास्ता है नहीं, उसका ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें, तो जब इकट्ठा होता जाएगा तो वो म्यूकस अपेंडिक्स की वॉल को कंप्रेस करने लगेगा। तो जब अपेंडिक्स की वॉल में कंप्रेशन होगा तो क्या होता है, वैसोकंजेशन। वैसोकंजेशन क्या है कि अपेंडिक्स की जो भी ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी या वेसल है उसमें कंजेशन होगा, ठीक है, उसमें डिस्ट्रक्शन होगा, उसमें रुकावट आएगी। अगर उसमें रुकावट आएगी तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन द अपेंडिक्स। जो भी ब्लड सप्लाई दे रही थी आर्टरी या वेसल, उसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी उसकी ब्लड सप्लाई। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस्कीमिया। इस्कीमिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। जब इसमें इस्कीमिया होगा, जब उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो उसकी जो अपेंडिक्स के वॉल की जो सेल है वो डिस्ट्रक्ट होने लगेंगी, वो टूटने लगेंगी, डैमेज होने लगेंगी। तो क्या हो रहा है, डैमेज वॉल ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की वॉल है वो डैमेज होने लगेगी। जब वॉल उसकी अपेंडिक्स की डैमेज होने लगेगी तो उसके बाद क्या होता है, अपेंडिक्स रप्चर। जो अपेंडिक्स है वो रप्चर कर जाएगी, परफोरेशन हो जाएगा, उसका मतलब फट जाएगी। जब अपेंडिक्स फट जाती है तो उसकी जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट कंटेन है, फीकल मटेरियल है, वो कहाँ जाते हैं, पेरिटोनियम में। जब वो वेस्ट मटेरियल पेरिटोनियम में जाएंगे तो क्या होता है, पेरिटोनाइटिस। तो इसलिए जो मेन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो होता है पेरिटोनाइटिस। उसके बाद सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है हमारा रीबाउंड टेंडरनेस। रीबाउंड टेंडरनेस क्या है कि जो अपेंडिक्स फट गई तो उसका क्या होता है कि हमारे बॉडी में अपना डिफेंस सिस्टम होता है खुद का। तो क्या होता है कि जो अपेंडिक्स फट जाती है उसके आसपास एक लंप बन जाता है, उसका हार्डनेस होता है, उसको कहते हैं टेंडरनेस, एक खुद लंप बना लेता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इरिटेशन इन द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम इरिटेशन होगा क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, फीवर आएगा। अब फर्स्ट पॉइंट है ट्रैकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज होगी। और 6 पॉइंट है एक्सेस, उसमें एक्सेस बनने लगेगा क्योंकि उसमें फीकल या वेस्ट मटेरियल पेरिटोनियम में। एसाइटिस, एसाइटिस का मतलब क्या होता है, एसाइटिस का मतलब है जो वेस्ट कंटेन है, जो फीकल मटेरियल फ्लूइड है, जो वेस्ट फ्लूइड वो हमारे पेरिटोनियम में है, इसको कहते हैं एसाइटिस। तो ये बात हो गई इसकी कॉम्प्लिकेशन की। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस एवल्यूएशन कि हम कैसे इसको कंफर्म करें कि पेशेंट को अपेंडिक्स है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हम फिजिकल एग्जामिनेशन तब करते हैं कि हमें डाउट होता है कि हाँ पेशेंट को अपेंडिक्स होने के चांस हैं, लेकिन अपेंडिक्स कंफर्म होने के बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन को अवॉइड करते हैं। वो क्यों, वो इसलिए कि उसमें अपेंडिक्स का रप्चर होने का खतरा रहता है, इसलिए हम कंफर्म होने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करते। उसके बाद आता है ब्लड टेस्ट। हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें ब्लड टेस्ट कराएंगे तो इन्फ्लामेशन की वजह से उसमें WBC काउंट इंक्रीज आता है। फिर सेकंड फोर्थ पॉइंट है हमारा USG। ये मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस एवल्यूशन है जिससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि पेशेंट को अपेंडिक्स ही है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट CT स्कैन।
सीटी स्कैन हम तब कराते हैं जब हमारा यूएसजी में अपेंडिक्स कंफर्म नहीं होता है, तब हम उसका सीटी स्कैन कराते हैं। फिर उसके बाद एक्सरे। अब इसके बाद डायग्नोसिस एवोल्यूशन के बाद हम बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की, कि हम इसे कैसे ट्रीटमेंट करें, कैसे ट्रीट करें इसे। हम सभी जानते हैं कि अपेंडिक्स एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें अपेंडिक्स होने के बाद तुरंत 1 या 2 दिन में सर्जरी प्रोवाइड करानी ही पड़ती है। सबसे पहले हम पेशेंट को नील बाई माउथ रखेंगे। हम नील बाई माउथ क्यों रख रहे हैं पेशेंट को? क्योंकि जब भी हम पेशेंट को कोई भी अगर मुंह से ओरली या लिक्विड डाइट देते हैं या सेमी सॉलिड डाइट देते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में मूवमेंट होता है। अगर इंटेस्टाइन में मूवमेंट होंगे तो पेशेंट की जो पेन की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए हम उसे नील बाई माउथ रखते हैं। उसे हम आइस पैक थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। आइस पैक थेरेपी क्यों प्रोवाइड कराएंगे उसे? आइस पैक थेरेपी इसलिए प्रोवाइड कराई जाती है कि जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो कम होगा तो पेशेंट को पेन कम होगा। अवॉइड लग्जेटिव एंड एनीमा। हम लग्जेटिव एंड एनीमा इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि ये लग्जेटिव जो एनीमा जो है वो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट की मूवमेंट्स को इंक्रीज कर देता है, इसलिए हम इसे अवॉइड करते हैं। अगर ये इंक्रीज होगा तो पेशेंट की पेन की इंटेंसिटी बढ़ेगी, पेशेंट को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। अवॉइड हॉट एप्लीकेशन। हम कोई भी हॉट एप्लीकेशन को अवॉइड करेंगे। अगर हॉट एप्लीकेशन हम किसी पेशेंट को जल्दी से प्रोवाइड कराते हैं तो हमारी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि पेशेंट के पेन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं गिवन एंटीबायोटिक। हम उसे एंटीबायोटिक देंगे जैसे कि नियोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन। उसके बाद है गिवन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक उसकी पेन के लिए प्रोवाइड कराएंगे हम, जिससे उसके पेन में रिलीफ मिले। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट हम उसकी अपेंडिसेक्टमी करेंगे। सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा उसकी अपेंडिक्स को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद आफ्टर द सर्जरी हम उसे नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएंगे। पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन, पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। आफ्टर द सर्जरी हम उसे ओरल डाइट जब देंगे, जब हम उसे देखते हैं, पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसे गैस रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, उसका इंटेस्टाइन मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब उसका गैस रिफ्लेक्सेस आने लगता है तब हम उसे ओरली लिक्विड डाइट प्रोवाइड कराएंगे। अब जब उसके गैस रिफ्लेक्सेस या इंटेस्टाइन मूवमेंट अच्छे से आने लगते हैं तब हम उसके बाद सेमी सॉलिड डाइट प्रोवाइड कराते हैं। सेमी सॉलिड डाइट प्रोवाइड। उसके बाद हम उसके इंसिजन पॉइंट्स को भी देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं उसमें कोई दोबारा इन्फ्लामेशन तो नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना अपेंडिसाइटिस के बारे में, और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज हमने अपेंडिसाइटिस के बारे में जाना, और अगर आप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल BNP एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।